हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। अपन बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में, जिसके अंतर्गत अपन ने पहला जो अपन टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था राजस्थान का परिचय, जिसको आप पहले जो वीडियो आ रखे हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं। और उसके अंदर अपना जो पहला टॉपिक था वो था राजस्थान का परिचय, जिसके अंतर्गत अपन ने उसकी उत्पत्ति, विस्तार, उसकी बाउंड्रीज, उसके पड़ोस में लगने वाले राज्य, देश, उसके प्राचीन स्थल, जो उनके प्राचीन नाम क्या थे, उनके बारे में अपन ने उस पहले टॉपिक में अध्ययन किया था। सेकंड अपना जो टॉपिक चलने वाला था उसका नाम था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि उसके अंतर्गत भी वापस राजस्थान के भौतिक प्रदेश को भी वापस 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट अपना जो था उसका नाम था मरुस्थल, जो पहले के वीडियो में मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। दूसरा अपना रहने वाला था वो है अरावली। तीसरा अपना रहने वाला है, आगे आने वाला है, वो है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा अपने रहने वाला है हाड़ौती का पठार, या इसको अपन यहाँ ऐसे बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कह सकते हैं, या हाड़ौती का पठार भी कह सकते हैं। तो ये 4 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेश को डिवाइडेड किया गया। मरुस्थल वाला अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंतर्गत अपन ने बहुत सारे बालू का स्तूप वगैरह ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, उसका अध्ययन कर चुके हैं। सेकंड अपना जो भाग रहने वाला है, जो करीबन राजस्थान के टोटल एरिया का करीबन 9% एरिया अरावली के अंतर्गत आता है, उसका अध्ययन आज अपन शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं अरावली प्रदेश, एक वैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको मैप दिख रहा होगा राजस्थान का। तो फर्स्ट अपन ने जो पढ़ा था वो था अपने पूरा मरुस्थल, जो कि आपको इस वाली लाइंस के उधर उधर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको दूसरा कलर से दिखाता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट था पूरा वो अपने मरुस्थल के अंतर्गत आता था, और उसको भी वापस अपन ने 2 भागों में बांटा था। एक तो एरिड जोन था, एक था अपने सेमी एरिड जोन, जिसको अलग अलग करके अपन ने पढ़ चुके हैं। अब सेकंड अपना जो पार्ट रहने वाला है वो ये वाला पार्ट रहने वाला है, जिसको अपन क्या बोलते हैं अरावली प्रदेश, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये जो आपको माउंटेन दिख रहा है पूरा एक अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान को 2 भागों में डिवाइडेड करती है। ये बीच में इस तरह स्थित है, इस तरफ ऐसे फैली हुई। तो इसके बारे में अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो उसके अंतर्गत अपन नेक्स्ट अपना जो आगे चलने वाला है वो इसका पूरी जो मैदानी प्रदेश है वो पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अरावली प्रदेश यदि अपन निर्माण की दृष्टि से देखें तो इसका जो काल रहने वाला है, या जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार इसका जो काल है वो प्री कैम्बियन काल में इसको माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे क्या है प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। यदि टाइम के हिसाब से पूछे तो कैसा पर्वत है, तो प्राचीनतम पर्वत है। ये पूरे राजस्थान के अंदर क्या सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। नेक्स्ट इसका यदि अपन पूछा जाए कि इसका निर्माण कैसे हुआ या फॉर्मेशन प्रोसेस पूछा जाए, तो ये फोल्डेड माउंटेन है, मतलब एक वलित पर्वतमाला है, उसके अनुसार इसका निर्माण हुआ है। वर्तमान में इसकी स्थिति देखें तो ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका जो मूल रूप था उसका करीबन 1/3 पार्ट ही अभी तक शेष बचा हुआ है। बाकी 66% क्या हो गया, विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके विस्तार की। तो इसका विस्तार किस प्रकार से है, मैं आपको वैसा डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। इस प्रकार से देखो, ये आपको अरावली पर्वतमाला दिख रही होगी यहाँ पर, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। तो ये राजस्थान में तो अपने क्या है कि सिरोही से स्टार्ट होती हैं। ये वाले जो बिंदु हैं, ये वाला जगह, इसको अपन बोलते हैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सिरोही से प्रारंभ होती है राजस्थान में, और यहाँ तक जाती है जो है झुंझुनू वाली जगह है, वहाँ तक ये जाती है। तो टोटल यदि इसकी लेंथ देखें तो राजस्थान के अंतर्गत तो ये सिरोही से स्टार्ट होगी और झुंझुनू तक जाएगी, लेकिन इसकी
टोटल यदि लेंथ देखिए ये कितना लंबी पर्वतमाला है, तो ये राजस्थान के बाहर भी है। यदि अपन इसको आगे की तरफ बढ़ाए तो ये जाएंगे अपने कहाँ तक, गुजरात तक, ये गुजरात में। और गुजरात में भी कौन सा स्थान, तो पालनपुर वाला जो स्थान है, उसके पालनपुर के स्थान वहाँ तक ये पहुँची हुई है। वहाँ पे भी कौन सा स्थान, तो खेड़ ब्रह्मा नाम से एक स्थान है, वहाँ तक ये विस्तृत है। ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट यदि अपन इसको आगे की तरफ और इधर भी बढ़ाएं यदि, तो ये करीब दिल्ली तक पहुँची हुई है पर्वतमाला। और दिल्ली में भी कौन सा स्थान, तो रायसीना हिल, क्या नाम है, रायसीना हिल, रायसीना हिल्स, वहाँ तक ये विस्तृत है। ये इतनी ये लंबी पर्वतमाला। इसकी टोटल यदि लेंथ देखें, सिर्फ राजस्थान की दृष्टि से नहीं, टोटल लेंथ इसकी देखें तो वह है 692 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। और यदि अपन सिर्फ किसकी बात करें, राजस्थान के संदर्भ में यदि बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब यहाँ सिरोही से लगाकर झुंझुनू तक बात करें तो ये 550 किलोमीटर रहने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब राजस्थान में इसका कितना 80% राजस्थान के अंतर्गत इसका भाग आता है, बाकी थोड़ा पार्ट दिल्ली के अंदर आता है और थोड़ा क्या आता है, गुजरात के अंदर आता है। गुजरात में कौन से कौन से स्थान से, तो खेड़ ब्रह्म स्थान से स्टार्ट होती है और रायसीना हिल तक ये जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिरोही में कौन सी स्थान से स्टार्ट होती है, तो ध्यान रखना है आबू वाला जो पार्ट है वहाँ से ये क्या होती है, स्टार्ट होती है। और इसका जो समाप्ति स्थल है झुंझुनू के अंदर वो है इसका खेतड़ी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी यदि औसत ऊंचाई देखें तो वो करीबन 930 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। सभी से कहीं कहीं इसकी ज़्यादा ऊंचाई है और कहीं कहीं कम ऊंचाई, वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यही यहाँ पर लिख रखा है कि इसकी टोटल यदि अपन लेंथ देखें तो वो करीबन 692 किलोमीटर है। और इसकी जो शुरुआती जो बिंदु रहेगा वो कौन सा है, खेड़ ब्रह्मा। वो भी कहाँ स्थित है, तो वो पालनपुर में। और पालनपुर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। और वहाँ पर जो हिल्स है उसका नाम है गिरनार हिल्स। वहाँ जो स्थान है उसका नाम तो है गिर, मतलब उस पहाड़ी का नाम, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉइन होने की वजह से उसको नार भी लगाया गया है, तो इसको गिरनार हिल्स बोलते हैं। और समाप्ति स्थल इसका देखिए तो वो रायसीना हिल्स हैं, जो कहाँ स्थित है, दिल्ली के अंदर। अपना जो राष्ट्रपति जो भवन है वो इसी के ऊपर बना हुआ है, रायसीना हिल्स, वहाँ तक ये विस्तृत है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है करीब, मतलब ये करीबन पूरा टोटल है तो उसका 80% क्या है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। राजस्थान में यदि इसकी शुरुआत देखें तो वो कहाँ से स्टार्ट है, तो सिरोही के अंदर से स्टार्ट है। और समाप्ति स्थल कौन सा है, तो झुंझुनू वाला डिस्ट्रिक्ट में। सिरोही में कौन सा स्थान, तो आबू वाला स्थान। और झुंझुनू में कौन सा स्थान, तो खेतड़ी वाला स्थान। ये आपको याद रखना है। खेतड़ी से सबसे ज़्यादा क्या होता है, तांबा का उत्पादन होता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं औसत इसकी ऊंचाई देखें तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरावली की दिशा। तो राजस्थान में अरावली की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बताई जाती है। ऐसे सामान्य यदि अपन पढ़ते हैं तो इसकी जो दिशा बताई जाती है वो उत्तर दक्षिण पश्चिम, इसको अपन नैऋत्य कोण भी बोलते हैं, और उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण की ओर है। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि ये अपन इसको इस प्रकार से बांटें तो ये वाला जो पार्ट है अपना कौन सा हो गया, नॉर्थ, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये क्या हो गया अपने ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो अपन बोल सकते हैं उत्तर, दक्षिण, और ये पश्चिम वाला पार्ट, और ये हो गया अपने पूर्व वाला पार्ट। तो ये इसको यदि अपन देखें तो अपन इस तरफ यदि आगे बढ़ते हैं, इस तरफ से मतलब दक्षिण पश्चिम से यदि अपन आगे बढ़ते हैं तो इसकी जो चौड़ाई है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और अजमेर के अंदर और जयपुर, अजमेर, ये वाला जो पार्ट, इसमें तो एकदम उसकी जो चौड़ाई वो एकदम कम सी हो जाती है।
तो ऐसे अपन समझ सकते हैं कि सिरोही और उदयपुर की साइड इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे अपन दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है, मतलब नैरो होती जाती है। तो इसकी दिशा जो मानी गई है वो कैसे मानी गई है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा मानी गई है। इस प्रकार से इसकी दिशा मानी गई, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, वैसे ये कोण आपको आते भी होंगे, ये वाला जो कोण होता है मतलब पश्चिम और उत्तर के बीच वाला जो कोण होता है उसको वायवीय कोण कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच होती है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दक्षिण और पूर्व की तरफ जो कोण होता है उसको अपन बोलते हैं आग्नेय कोण, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। और उत्तर और पूर्व की तरफ जो कोण होता है उसको अपन बोलते हैं ईशान कोण, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब कोण के हिसाब से पूछे तो इसका जो विस्तार है वो नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर है। कहीं कहीं बुक के अंदर इसमें ईशान कोण से नैऋत्य कोण की तरफ भी बताया गया है, वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं आगे की तरफ। तो इसको अरावली को यदि अपन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको करीब 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, उसके अनुसार इसको बांटा गया है। और अपन उसकी स्टडी भी इसी प्रकार से करते हैं। एक इसका पार्ट आता है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। वो कैसे है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। यदि अपन राजस्थान के मैप को इस प्रकार से देखें, कुछ इस प्रकार से है राजस्थान, तो यहाँ पर क्या है अपने पूरी ऐसे अरावली ऐसे इस प्रकार से फैली हुई है, इस प्रकार से। यहाँ पर अपने आ जाता है सिरोही वाला पार्ट और ये यहाँ पर आ जाता है अपना उदयपुर वाला पार्ट, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आ जाता है अपने राजसमंद वाला पार्ट और ये फिर बीच में अजमेर वगैरह जयपुर ऐसे पार्ट आ जाता है, इसके अलग अलग पार्ट। फिर अपन बात करते हैं इसको 3 भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 3 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइडेड करके अपन पढ़ेंगे। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो अपने स्टार्ट होता है सिरोही से, ये बात आपको ध्यान है। सिरोही से लगाकर आगे अपन यदि बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है अपना कौन सा, राजसमंद वाला डिस्ट्रिक्ट। और फिर राजसमंद से यदि अपन बात करते हैं तो आगे आता है जयपुर वाला डिस्ट्रिक्ट, और जयपुर से आगे बढ़ते हैं तो झुंझुनू आता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही इस 3 भागों में बांटा गया। ये जयपुर से लगाकर झुंझुनू तक का जो बीच वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्तर अरावली बोलते हैं या उत्तरी अरावली बोलते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। फिर राजसमंद से लगाकर सिरोही के बीच वाला जो अरावली है इसको अपन बोलते हैं दक्षिण अरावली, क्या बोलते हैं, दक्षिण अरावली। अब उत्तर वाला जो पार्ट है उत्तर बोला गया और जो दक्षिण में जो पार्ट है उसको दक्षिण बोला गया। बीच में जो रह गया उसको अपन क्या बोलते हैं, मध्य अरावली। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो 3 भागों में बांटा गया। कहाँ कौन से, तो सिरोही से लगाकर राजसमंद तक तो है अपना कौन सा, दक्षिण वाला पार्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है इसकी चौड़ाई भी है और सबसे ज़्यादा क्या है ऊंचाई भी कहाँ है, दक्षिण वाले पार्ट में देखने को मिलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मध्य वाला जो पार्ट है जिसके अंतर्गत नाग पहाड़ी वगैरह ये आता है, मतलब यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो कुछ ऐसे सर्पिल आकार में है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नाग पहाड़ी भी बोलते हैं, नाग पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। तो ये अपने कौन सी जगह से, तो राजसमंद से लगाकर जयपुर तक ये फैला हुआ है, तो ये इसको अपन बोलते हैं मध्य अरावली। और जयपुर से स्टार्ट करते हैं अपन झुंझुनू तक जाते हैं तो ये वाला जो पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, उत्तरी अरावली, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन नेक्स्ट यदि अपन बात करें आगे की तरफ कि उत्तरी अरावली में कौन कौन सी पहाड़ी सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पे है, मतलब तो यहाँ पर यदि उत्तरी अरावली की बात करें तो सबसे सर्वोच्च ऊंचाई कहाँ पे है, तो वो आपको ध्यान रखनी है कि उत्तरी अरावली में जिसका पहाड़ी का नाम है रघुनाथगढ़, क्या नाम है, रघुनाथगढ़। और ये रघुनाथगढ़ कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, तो सीकर के अंदर ये स्थित है। तो ये सबसे ऊंची है किसकी, अरावली, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहेंगे तो कौन सी है, रघुनाथगढ़। और इसकी जो हाइट है करीबन 1055 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अप्लाई किए जाते हैं कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा रघुनाथगढ़ सीकर।
और फिर अपन दक्षिण अरावली की यदि बात करें तो सबसे ऊंची यहाँ पर जो चोटी रहने वाली है उसका नाम है, आपको सब लोग जैसे तो जानते ही होंगे, उसका नाम है गुरु शिखर। और गुरु शिखर कोई कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बोला है, संतों का शिखर, क्योंकि यहाँ पर संत रहते थे तो संतों का शिखर तो किसने कहा है, तो ये बात भी ध्यान रखनी, किसने, कर्नल जेम्स टॉड, ये बात ध्यान रखनी, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बोला है, इसको संतों का शिखर कहा है। जो मध्य अरावली है उसके अंदर इसकी गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो करीबन 1722 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मध्य अरावली में दो पहाड़ी ऐसे बताई जाती है बुक्स के अंदर, एक तो अपने आ जाती है टोडगढ़, टोडगढ़ जो कि अजमेर के अंदर है, और दूसरा अपना आ जाता है तारागढ़। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो टोडगढ़ और दूसरा अपने क्या आ जाता है, तारागढ़, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देख रहे अपन, वापस थ्योरी फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो उत्तरी अरावली है जो कि कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो जयपुर से लगाकर झुंझुनू के मध्य की अरावली को अपन क्या बोलते हैं, उत्तरी अरावली बोलते हैं। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो रघुनाथगढ़, जिसकी हाइट कितनी है, 1055 मीटर। फिर बात करते हैं मध्य अरावली जो राजसमंद से लगाकर जयपुर तक फैली हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि उत्तरी अरावली में तो क्या हो गया, जयपुर से झुंझुनू है, और यहाँ पर क्या है, राजसमंद से जयपुर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसमें है टोडगढ़, जिसकी लंबाई कितनी है, 934 मीटर, जो भी कहाँ, अजमेर में स्थित है। और दूसरी है अपनी तारागढ़, और इसकी जो हाइट है वो कितनी, 873 मीटर। कभी कभी 870 भी लिखा हुआ आ सकता है एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ नहीं है। तो 873 मीटर इसकी सही मानी जाती है। कभी ऑप्शन में यदि 870 लिखा हुआ है तो ये भी सही रहेगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण अरावली, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तो इसकी चौड़ाई भी है और सबसे ज़्यादा ऊंचाई भी है, किसमें, दक्षिण अरावली में। और ये जो फैला हुआ है दक्षिण अरावली, ये सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, इस जगह ये फैला हुआ है। दक्षिण अरावली में ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो सिरोही से लगाकर राजसमंद के बीच में फैला हुआ है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जो कहाँ स्थित है, तो वो अपने स्थित है सिरोही के अंदर। और इसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर। कभी कभी आपको 1727 मीटर भी देखने को मिल सकती है, तो भी ये सही रहेगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो दक्षिण अरावली है वो काफ़ी क्या है, चौड़ाई ज़्यादा है इसकी। तो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइडेड करके बांटते हैं। एक तो वाला जो पार्ट है वो आबू या अर्बुद अरावली कहलाता है, जिसका विस्तार कहाँ है, सिरोही और पाली में। और दूसरा है मेवाड़ अरावली, जिसका विस्तृत कहाँ है, उदयपुर और राजसमंद में। यदि अपन इसको ऐसे इस प्रकार से देखें कि जैसे कि ये राजस्थान का अपना मैप था इस प्रकार से, तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये झुंझुनू से स्टार्ट हो गया, ऐसे सिरोही तक आती है ऐसे। और यहाँ अपन देखते हैं ये झुंझुनू है और बीच में एकदम सकरा भाग आ जाता है, नैरो, और फिर ये इस प्रकार से फैली हुई है ऐसे। तो अपन देखते हैं कि ये जो पार्ट है सिरोही वाला वो आबू वाले पार्ट के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर पाली भी आ जाता है। तो ये इसको अपन ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। तो इसके अंतर्गत अपने आ जाता है राजसमंद, ठीक है, राजसमंद जैसे मेवाड़ वाला पार्ट आ जाता है, और उदयपुर, ये दोनों मेवाड़ के ही पार्ट हैं, और राजसमंद, उदयपुर। और दूसरे इसके अंदर अपने आ जाता है पाली, और फिर सिरोही इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इसको अपन जो दक्षिण वाला जो अरावली है इसको अपन दो पार्ट में डिवाइडेड करके बांटते हैं। ये दोनों जो आएंगे वो अर्बुद वाला देश है या आबू वाला प्रदेश है, और दूसरा ये है अपने राजसमंद और उदयपुर, ये मेवाड़ अरावली भी बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आबू या अर्बुद अरावली विस्तार इसका सिरोही और पाली के अंदर है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, वो करीबन कितनी है, 1722 मीटर, ये मैंने आपको बता दिया। और ये सिरोही के अंदर स्थित है, और इसको संतों का शिखर किसने कहा है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है संतों का शिखर किसको, गुरु शिखर को। फिर नेक्स्ट अपन को बात करनी है मेवाड़ अरावली, ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो ये उदयपुर में और राजसमंद में इसका विस्तार है। जो अरावली का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्या है, विस्तार है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ की जो सर्वोच्च छोटी रहने वाली है उसका नाम है जरगा,
और ये कहाँ स्थित है, तो उदयपुर के अंदर। और इसकी जो हाइट है वो है अपने 1431 मीटर, ये आपको याद रखना है। तो यदि अपन दक्षिण अरावली की यदि डायरेक्ट यदि पूछे कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब तो आपका आंसर रहेगा गुरु शिखर, और उसकी हाइट आपको याद रखनी है, पूछते हैं कितनी बार। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रखें कि मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर जरगा, और ये कहाँ स्थित है, तो उदयपुर के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी है, जिसको अपन अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन देखें तो आपको कुछ चोटियों को आपको क्रम से ऐसे याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ऐसे कुछ 4 चोटियों के नाम देके आपको उनका क्रम पूछा जा सकता है कि ये सबसे ऊंची कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। इस प्रकार से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पूछा जा सकता है। तो कुछ ऐसे यहाँ पर मैंने जैसे तो सब कुछ लिख दिया है, लेकिन कुछ अपन बाकी रहेगा तो वो अपन लास्ट नोट के अंदर अपन लिख देंगे। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है। कुछ चीज़ें तो आपको ट्रिक से याद हो जाती है, कुछ आपको ऐसे लिख लिख के आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पर जो ट्रिक दे रखी है वो है कि गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो। इस प्रकार से ये ट्रिक है और आपको इस प्रकार से याद भी रह जाएगी, ये इजी है, वैसे सबको ऐसे याद हो जाती है। गुरु से अपना हो जाता है गुरु शिखर, और से हो जाता है अपने शेर, दिल से हो जाता है अपने दिलवाड़ा, फिर लगाकर यहाँ पर साइलेंट रखना है, ज से हो जाता है जरगा, और यहाँ आशा से अ से हो जाता है अछलगढ़। ये तो आपको 4-5 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। ये र से हो जाता है रघुनाथगढ़, और एक हो जाता है खो। रघुनाथगढ़ तो आपको मैंने पहले ही बता दिया सीकर के अंदर है, और खो है वो कहाँ है, जयपुर के अंदर। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर है, और जो खो की ऊंचाई है वो 920 मीटर है। तो ये आपको ऐसे 6-7 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। और आपको मोस्टली जो 2 ऊपर वाली जो दे रखी है, एक तो गुरु शिखर जो जिसकी हाइट 1722 मीटर या 1727 मीटर कुछ भी दिया हुआ आ सकता है, एक तो ये आपको याद रखनी है, और दूसरी है 1597 मीटर, तो ये आपको याद रखनी है, ये दोनों ऊपर वाली। इसमें आपको मीटर भी याद रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी जो है दे रखी है इनमें आपको मीटर ज़्यादा याद नहीं रहेगी तो चलेगा, लेकिन इनका जो कर्म है वो जो सीरीज है वो आपको याद जरूर होनी चाहिए कि पहले गुरु शिखर आएगा, फिर शेर आएगा, फिर दलवाड़ा आएगा, फिर जरगा, ऐसे आपको ये याद रखना ज़रूरी है। क्यों, ज़्यादातर मोस्टली वहाँ पर एग्ज़ाम के अंदर ऐसे मीटर में नहीं पूछते हैं, मोस्टली इसका जो कर्म होता है वही पूछा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ छोटियाँ यहाँ पर दे रखी हैं, जिसे फिर वापस यहाँ तक अछलगढ़ से अ से आपको वापस आबू याद रह जाएगा, और फिर यहाँ पर आबू हैं, फिर कुंभलगढ़ हैं, रघुनाथगढ़ हैं, ऋषिकेश हैं, कमलनाथ हैं, ऐसे टोडगढ़, खो, शायरा, लीलागढ़, तारागढ़, हर्षनाथ, नाग पहाड़ी, बिलाली, ऐसे आपको याद रखनी। और ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि गुरु शिखर है वो कहाँ है, तो सिरोही के अंदर स्थित है। शहर हैं तो वो कहाँ है, सिरोही के अंदर है। आपको इस ट्रिक के अंदर भी आपको याद रह जाएगी कि जो ऊपर वाली जो 5 यहाँ पर दे रखी है उसके अंदर सिर्फ एक जरगा है, वो कहाँ है, उदयपुर के अंदर स्थित है। बाकी जो भी यहाँ पर दे रखी है वो सारी क्या है, सिरोही के अंदर स्थित है। तो गुरु शिखर भी सिरोही के अंदर, शहर भी सिरोही के अंदर, दिलवाड़ा सिरोही के अंदर है, अछलगढ़ वो भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं आबू वाला पार्ट है, वो वैसे भी सिरोही के अंदर ही आता है, आपको भी ध्यान है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंतर्गत आता है, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर आता है, ऋषिकेश आता है वो सिरोही के अंदर आता है। कैसे याद रखोगे ऋषिकेश, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि संतों का शिखर, संत का मतलब ऋषि, संतों का शिखर किसको कहते हैं, गुरु शिखर, और संत उसी को संतों का शिखर कहते हैं। ऋषि भी कहाँ रहेंगे, सिरोही के अंदर ही रहेंगे। फिर कमल नाथ कैसे याद रखोगे, तो कमल का जो फूल उत्पन्न होता है मोस्टली पानी के पास ही होता है, और पानी उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, देख लो यहाँ पर झीलें बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे याद रह जाएगा कमलनाथ उदयपुर में। सज्जनगढ़ एक सेंचुरी भी है उदयपुर के अंदर, ऐसे आपको याद रह जाएगा सज्जनगढ़ पार्क के फॉर्म में। फिर टोडगढ़ जो अजमेर वाला पार्ट है, ये ऐसे आपको नाम भी याद हो जाएगा, क्योंकि अपन ने
पहले जो वीडियो पढ़े थे मैंने आपको बताया था कि टोडगढ़ ऐसा विखंडित ऐसा ज़िला है जो क्या अजमेर से अलग है, ये आपको याद रह जाएगा। फिर खो है, वो कहाँ है, जयपुर के अंदर है। फिर सायरा है, ये उदयपुर के अंदर है। लीलागढ़ है, ये भी उदयपुर के अंदर है। तारागढ़ वाला जो पार्ट है वो भी अजमेर के अंदर है। और हर्षनाथ हैं, ये कहाँ है, सीकर के अंदर है। नाग पहाड़ी है, वो कहाँ है, अजमेर के अंदर। जो सर्पिलाकार ऐसे पहाड़ियाँ दे रखी है मध्य अरावली में, उसमें ही आती है नाग पहाड़ी। फिर बिलाली हैं, ये कहाँ आती है, अलवर के अंतर्गत आती है। फिर आपको कुछ यहाँ पर ऐसे बात मैंने लिखी है वो आपको याद रखनी है। जैसे टोडगढ़ हैं, कभी कभी एग्जाम में इसको मोरम जी या गोरम जी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे बात और भी लिखी हुई है मैंने, देखो। गुरु शिखर जो है वो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर रघुनाथगढ़ जो है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसका भी आपको नंबर याद रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यदि अपन मध्य अरावली, तो एक तो अपना आता है टोडगढ़ अजमेर, इसकी जो हाइट है वो आपको याद रखनी है 937 मीटर। और दूसरा इसी के अंतर्गत एक आ जाता है अपने तारागढ़ अजमेर के अंदर। कभी कभी टोडगढ़ नहीं दे रखा हो तो तारागढ़ आएगा वहाँ पर, तो वो आपको याद रखना है 873 मीटर, या कभी कभी 870 मीटर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो तारागढ़ कहाँ है, अजमेर के अंदर, ये आपको याद रखना है। कोई छोटियाँ यहाँ पर रह गई होगी तो लास्ट में मैं जब ये अरावली कंप्लीट होने वाला होगा तब मैं आपको यहाँ वहाँ पे समझा दूंगा और लिखा दूंगा, आपके कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं, कुछ ऐसे भाकर हैं, उनका भी नाम दे रखा है। यदि सिर्फ भाकर लिखा हुआ आए तब तो आपको मानना है ये कहाँ स्थित है, सिरोही के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने आपको कुछ जनरल जो पॉइंट्स थे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो भाकर जो होती है वो अरावली का ही क्या है, सिरोही के अंदर अरावली की छोटी छोटी जो ऐसे पहाड़ियाँ, उनका नाम भाकर रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि भाकर के आगे कोई पहाड़ी का नाम लिखा हुआ है, कोई नाम लिखा हुआ है, तब ये कब कब कहाँ मानेंगे, यहाँ पर इसको जालोर के अंतर्गत मान लेंगे। जैसे कि डोरा भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर, ये सब कहाँ है, तो ये है जालोर के अंदर। सिर्फ भाकर लिखा आएगा तब तो हो जाएगा अपना सिरोही, और भाकर के आगे कोई नाम लिखा हुआ है तब क्या हो जाएगा, अपने जालोर आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखनी है। जैसे डोरा भाकर, इसकी जो हाइट है वो 869 मीटर है। अब आपको 869 मीटर देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो याद तो आ गया होगा, वरना मैं अभी आपको बता देता हूँ कि 869 मीटर एक आपको यहाँ तो मीटर में दे रखा है, और 869 किलोमीटर आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा कि यदि हम राजस्थान की पूरी ऐसे पूर्व से लगाकर पश्चिम तक, या पश्चिम से लगाकर पूर्व तक इसकी यदि लंबाई देखें तो वो कितनी है, 869 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखनी है। और यही यहाँ पर डोरा भाकर हैं, इसकी जो हाइट है वो कितनी, 869 मीटर में दे रखी है। फिर है रोजा भाकर जो 930 मीटर हैं, ये आपको याद रखनी है। इसराना भाकर हैं वो 839 मीटर है। आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि 869 था, इसको 839 लिखना है बस, मतलब 6, ये 6 है, इसमें से 3 कम करना है, तो 839 जो कहाँ है, इसराना भाकर, और कहाँ स्थित है, जालोर के अंतर्गत आती है। फिर हैं राजस्थान अरावली के कुछ दर्रे। दर्रे का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे दर्रों, वैसे तो आप जानते होंगे राजस्थान के निवासी है तो ऐसे कुछ रास्ते होते हैं पहाड़ी के बीच। जैसे ये कोई पहाड़ी है और इसके बीच में क्या होते हैं, कुछ जो नीचे जो जगह होती है, जैसे ये पूरी पहाड़ी लंबी थी या बड़ी थी, लेकिन ये नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर कुछ क्या किया जाते हैं, रास्ते या तो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं या नेचुरल बने हुए होते हैं। इन्हीं को अपन जो तंग रास्ते होते हैं, जो ऐसे मध्य पर्वतों के मध्य नीचे तंग रास्ते या नैरो जो वे होते हैं, उनको अपन नाल या क्या कहते हैं, दर्रे कहा जाता है। राजसमंद में अरावली के क्षेत्र में, राजसमंद जो है वो अरावली क्षेत्र में सबसे अधिकतम दर्रे यहाँ पर पाए जाते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली में सबसे ज़्यादा दर्रे कहाँ पाए जाएंगे, तो या नाल कहाँ पाई जाएगी, तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। और राजस्थान के कुछ प्रमुख नाल हैं या जो दर्रे हैं उसको अपन यहाँ पर मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन दर्रों के बारे में, जो प्रमुख हैं वो आपको कुछ याद रखने हैं।
पहले अपन बात करते हैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पहला जो अपना आता है ढेबर नाल, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं राजसमंद, जो जयसमंद जो झील हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, ढेबर झील भी कहते हैं। और वहाँ पर भी ये क्या नाल स्थित है, इसको अपन ढेबर नाल कहते हैं। ये कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर। एक है केवड़ा की नाल, ये भी कहाँ है, उदयपुर के अंदर स्थित है। फुलवारी की नाल भी, ये भी हैं अपने उदयपुर के स्थित अंदर। और हाथी नाल, ये भी आपको उदयपुर के अंदर स्थित है। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि ढेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, ऐसे याद रख सकते हैं। ढेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। ढेबर, केवड़ा और फुलवारी और हाथी नाल, ये सब कहाँ हैं, उदयपुर के अंदर। ऐसे ट्रिक से या कहानी से भी याद रख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, फूल तोड़ दिया, तो फिर अपन चलेंगे कहाँ, अपन तो ये फूल किसका था, ऐसे भी याद रख सकते हैं कहानी के फॉर्म में कि ये फूल था अपने जयपुर के राजा मान सिंह का। और मान सिंह ने क्या किया था, हाथियों पे बैठ के क्या किया था, एक जो हाथी इसने तोड़ दिया था, तो मान सिंह ने क्या किया, हल्दी घाटी के युद्ध में कहाँ पहुँचा था, राजसमंद पहुँचा था। अपन चलते हैं राजसमंद। तो यहाँ पर फूल तोड़ दिया, तो राजसमंद में उसने क्या किया, जो हाथी था जिसने फूल तोड़ा था, तो हाथी को क्या कर दिया, उसने मार दिया। तो यहाँ पर अपन याद रखेंगे हाथी गुड़ा की नाल, वो कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर आती है हाथी गुड़ा की नाल। तो हाथी क्या हो गया, गुड़ गया, तब क्या आई, कमली आई, या कमली या खामली, ऐसे याद रख सकते हो। तो कमली और खामली देखने आई, तो कमली घाट या खामली घाट ये कहाँ है, राजसमंद के अंदर। तो उसने क्या किया, अपने गाय को छोड़ के आई, तो गोरम घाट, ऐसे याद रख सकते हैं कि कमली जो आई वो अपने गाय को छोड़ के आई, तो इसलिए गोरम घाट ऐसे याद रख सकते हो। अब यहाँ पर अपना काम हो गया पूरा, तो अपन क्या करेंगे, पाली की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन कहाँ से पगों के माध्यम से जाएंगे। तो इस यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं याद कि पगलिया की नाल या जिलवा की नाल जो मेवाड़ या राजसमंद से पाली यानी मारवाड़ को क्या करती है, जोड़ती है। तो यहाँ पर हो गया पगलिया की नाल या जिलवा की नाल। और एक और नाल होती है यहाँ पर सोमेश्वर नाल, जो आपको याद रखनी है, किसके अंतर्गत आती है, राजसमंद के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अजमेर की। तो अजमेर के अंदर जो आता है वो आता है अपने, इसमें परवारिया की नाल और एक आती है अपने सुरा नाल, दो जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो अजमेर के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाली की। पाली में एक तो आती है अपने, जो पाली और राजसमंद को जोड़ते जो लोकल जो नाल है उसका नाम है, एक तो देसूरी की नाल और दूसरा अपने जो नाल है वो है बर नाल। बर वैसे तो अपना आता है पाली के अंदर ही, और ये जो नाल होती है वो क्या करती है, पाली के जो बर होता है उसको ब्यावर से जोड़ती है। और ब्यावर कहाँ आता है, अजमेर के अंदर। यदि अपन अजमेर, ब्यावर और बर से क्या आते हैं, पाली के अंदर आते हैं। तो बर और ब्यावर को जो जोड़ने वाली जो नाल है उसको बर नाल भी कहते हैं, जो कहाँ स्थित है, पाली के अंदर स्थित है। ये आपको कुछ प्रमुख नाले हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरावली के प्रमुख पठार। और पठार वैसे तो अपन ने पहले जो अपने जो टॉपिक रहा था राजस्थान का परिचय, उसके अंदर जो प्राचीन भौतिक प्रदेश थे उनके जो नाम थे उसके अंतर्गत वैसे पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ना अपने को ज़रूरी है। एक बात आती है उड़िया का पठार, ये कहाँ स्थित है, तो सिरोही के अंदर स्थित है। और उड़िया का पठार दक्षिण अरावली में सिरोही में स्थित है, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। तो अब आपको ध्यान रखें, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद ये वाले जो पार्ट आते हैं वो दक्षिण अरावली के अंतर्गत ही आते हैं। तो उड़िया का पठार जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और उसकी जो हाइट है करीबन 1360 मीटर इसकी हाइट है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं आबू पर्वत की। ये भी एक पठार ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा अपन सामान्य इसको भाषा में क्या बोलते हैं, पर्वती बोलते हैं। पर्वत जो होते हैं वो काफ़ी उच्च, जैसे कि माउंट आबू, जैसे अपन बोलते हैं कि माउंट आबू, ऐसे ये भी एक प्रकार का क्या है, पठार ही है। ये आपको ध्यान रखना है, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आबू ब्लॉक भी कहते हैं। ये एक प्रकार का पठार है, ये भी दक्षिण अरावली में सिरोही के अंतर्गत ही आता है और इसकी जो हाइट है वो 1200 मीटर है। और ये एक बैथोलिक संरचना का एक उदाहरण है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपको कैसे याद रखना है,
तो जो आबू पर्वत है वो उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1200 मीटर। ये आबू पठार ही है एक, ठीक है। तो आबू, ऐसे जनरली इसको आबू पर्वत कहते हैं, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का पठार है। और इसमें अपन क्या जोड़ते हैं, 160 जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या आ जाता है, 1360 आ जाता है। और 1360 मीटर किसकी हाइट है, तो उड़िया का पठार की। और ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी सिरोही के अंदर स्थित है, ये ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं बैथोलिक संरचना क्या होती है, ये भी आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, जो वॉल्केनो होता है या ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी या वॉल्केनो, तो उसमें क्या होता है कि ये इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से। तो इसमें जो लावा होता है वो कुछ इस प्रकार से जमा होता है, मतलब डोम शेप में ये जमा होता है, मतलब गुम्बद के आकार में ये जमा होता है। और इसी गुम्बद आकार के लावे को अपन क्या बोलते हैं, बैथोलिक संरचना कहते हैं। और इसी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, अपना आबू पर्वत या आबू पठार है। इसकी हाइट आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं, राजस्थान में बैथोलिक संरचना का उदाहरण कौन सा है, तो आबू पर्वत। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं बौराट का पठार। अब मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि आपको जब नाम आए तो बौराट, एक आएगा आपका नाम बौराट, एक आएगा अपना बोमट, दो नाम आपको सिमिलर ऐसे देखने को मिलेंगे। तो जैसे बौराट आए तो यहाँ पर क्या आने वाला है, राजसमंद कॉमन नहीं, राजसमंद आने वाला है। तो एक आपको याद रखना है राजसमंद, और फिर आएगा अपने उदयपुर, और फिर बोमट के अंदर आएगा अपने डूंगरपुर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजसमंद से लगाकर उदयपुर के बीच में जो पठारी प्रदेश हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बौराट का पठार बोलते हैं, बौराट पठार। राजसमंद में कहाँ से शुरू होता है, तो राजसमंद में ये कुंभलगढ़ से शुरू होता है, कुंभलगढ़। और उदयपुर में कहाँ तक समाप्त होता है, तो गोगुंदा की पहाड़ी तक ये समाप्त होता है। तो इसके बीच में जो पठारी प्रदेश हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बौराट कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर के बीच में जो पठारी प्रदेश हैं, जो चट्टानी प्रदेश हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बोमट कहते हैं। और इसी के अंदर एक आंदोलन चला था, एक ही आंदोलन, एक ही बोमट भील आंदोलन, जिसका संचालन किसने किया था, तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। तो यहाँ पर जो उदयपुर रहने वाला है वो दोनों में कॉमन रहने वाला है। यहाँ पर र से आपको याद रखना है, राजसमंद इसके अंतर्गत आएगा, और दूसरे में क्या आएगा, डूंगरपुर आएगा। तो उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर तक क्या रहेगा, बोमट, और राजसमंद से उदयपुर के बीच में क्या आएगा, बौराट रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि जो बौराट का जो पठार है वो कहाँ स्थित है, तो एक तो दक्षिण अरावली में स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और दक्षिण अरावली में भी कहाँ से कहाँ तक, तो ये उदयपुर से लगाकर राजसमंद के बीच में स्थित है। यहाँ पर जो उदयपुर में जो पहाड़ी हैं वहाँ कहाँ से स्टार्ट है, तो गोगुंदा की पहाड़ियों से, और राजसमंद में कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से। इसके बीच में जो पठारी प्रदेश दिख रहा है आपको, वही बौराट का पठार है। और इसकी जो हाइट है वो 1225 मीटर है। एक तो आपको जैसे याद रखनी है कि उड़िया का जो पठार था उसकी जो हाइट थी वो 1360 मीटर थी। फिर आबू था, उसकी जो हाइट थी वो 1200 मीटर थी। और ये जो हैं जिसको अपन बोमट बोल रहे हैं, इस बौराट बोल रहे हैं, इसकी जो हाइट है वो 1225 मीटर है। ये आपको ध्यान रखनी है। फिर मैंने नेक्स्ट उसी में आपको बता दिया कि बोमट किसको बोलेंगे, तो बोमट जो रहेगा वो अपने उदयपुर से लगाकर डूंगरपुर के बीच में जो पथरीला भाग है या पठारी प्रदेश हैं, इसी को अपन बोमट पठार कहते हैं। और इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति क्या रहती है, अधिक रहती है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक जनजाति आंदोलन हुआ था जिसको अपन बोलते हैं भील बोमट आंदोलन भी कहते हैं, जिसका संचालन मोतीलाल तेजावत ने किया था। एक ही आंदोलन भी उसको कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं लसाड़िया का पठार, और ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी अरावली, दक्षिण अरावली के अंतर्गत आता है। और जो जयसमंद झील है जिसका निर्माण किसने कराया था, जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उसका नाम था जय सिंह ने, इनका क्या किया था, इसका निर्माण कराया था। और ये जयसमंद झील के पूर्व की दिशा में स्थित जो कटा फटा ऐसे जो पठार है या उबड़ खाबड़ जो पठार है या विच्छेदित पठार है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लसाड़िया का पठार
कहते हैं। ऐसे थोड़ा उबड़ खाबड़ या कटा फटा हुआ ऐसे पठार भी कहते हैं, तो उसको अपन लसाड़िया का पठार कहते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरावली का महत्व। अभी अपने अरावली पूर्ण नहीं हुआ है, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है, लेकिन अरावली का क्या महत्व है। जैसे राजस्थान के अलग अलग भौतिक प्रदेश है, उनका अलग अलग महत्व है, ऐसे कैसे अरावली का क्या महत्व है। तो पहले तो इसमें दे रखा है कि ये मरुस्थलीकरण को क्या करती है, रोकती है। आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया था कि जो मरुस्थलीकरण की जो क्रिया हो रही है वो सबसे ज़्यादा बरखान के द्वारा हो रही है। बरखान एक प्रकार के क्या थे, सैंड ड्यून्स थे, उनके द्वारा क्या हो रही थी, ऐसे मरुस्थलीकरण की सबसे ज़्यादा क्रिया हो रही थी। लेकिन आपको पता है कि अपन इसकी दिशा देखते हैं तो वो इस तरफ ऐसे हो रही थी। दिशा मतलब हरियाणा के तरफ क्या हो रहा है, उसका मरुस्थलीकरण हो रहा है। और इसका जो मेन जो रीजन रहने वाला वो क्या है, वो है अपने अरावली पर्वत। जो विंड आती है उसको अरावली पर्वत क्या कर देती है, रोक देती है। तो मरुस्थलीकरण की जो क्रिया पूर्व की तरफ होनी चाहिए वो नहीं होती है, वो वापस हरियाणा की तरफ होने लग रही है। इसलिए ये क्या करता है, अरावली इस मरुस्थलीकरण की क्रिया को क्या करता है, रोकता है। फिर बात करते हैं अरावली क्षेत्र में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। जो अरावली है उसका जो निर्माण हुआ है वो एक आग्नेय चट्टानों की फॉर्म है, धारवाड़ चट्टानें, उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इन जो ऐसी जो चट्टानें होती है उसके अंदर मेटेलिक जो खनिज होता है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें सोना हो गया, चांदी हो गया, सीसा, जस्ता, ये सब मेटेलिक खनिज जो यहाँ पर पाए जाते हैं अरावली के अंदर। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अरावली राजस्थान की जल विभाजन रेखा है कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अफवाह तंत्र को अलग अलग करती हैं। वो कैसे अलग करती हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, यदि अपन अरावली को इस प्रकार से देखें तो ये इस प्रकार से राजस्थान के बीच में स्थित है। तो आपको पता है कि कुछ नदियाँ हैं जो अरावली के अंदर से निकलती है राजस्थान के अंदर। जैसे लूनी नदी की अपन बात करते हैं, वो भी यहाँ से निकलती है। जैसे बनास नदी की बात करते हैं, वो भी इसी के अंदर से निकलते हैं। कुछ अपन जब नदियाँ पढ़ेंगे उसके अंतर्गत अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि अपन एक फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि इधर से जो नदियाँ निकलती है, जैसे कि लूनी नदी है, तो ये कहाँ जाती है, ये जाती है अपने अरब सागर के अंदर। ये अपने अरब सागर के अंदर जाएगी। मतलब इसके जो पश्चिम के साइड में जो नदियां हैं वो सारी किस में जाएगी, अरब सागर में मोस्टली जाती है। और इसके जो पूर्व साइड से जो नदियां निकलती है अरावली के, वो सब कहाँ जाती है, अपने बंगाल की खाड़ी में जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये दो अफवाह तंत्र है अपने राजस्थान के अंदर। ऐसे तो तीन है, एक आंतरिक अफवाह तंत्र भी आता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो मेनली अपन देखें तो एक तो है अरब सागरी अफवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। इन दोनों को जो डिवीज़न कर रहा है वो कौन कर रहा है, अरावली पर्वतमाला, कि इसकी वजह से ये क्या हो रही है, नदियाँ कुछ अरब सागर में जाती है और कुछ बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसलिए इसको जल विभाजन पट्टी भी कहते हैं या जल विभाजन रेखा कहा जाता है। अरावली के क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वनस्पति सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाती है। यदि अपन वनस्पति का सबसे ज़्यादा जो अपन घनत्व देखते हैं तो वो उदयपुर में सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है। उदयपुर जो है वो एक अरावली का ही भाग आता है। कौन से, दक्षिण अरावली का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी क्या है, चौड़ाई है मेवाड़ के अंदर। राजस्थान का अधिकांश नदियाँ उद्गम अरावली से होता है। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे माही नदी है, चंबल नदी है, ये सब अरावली से उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये राजस्थान में बहती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अधिकांश तो नदियाँ अरावली से उत्पन्न होती हैं, लेकिन सभी नदियाँ उत्पन्न नहीं होती। कहाँ से, अरावली से। अरावली को जनजाति की शरण स्थली के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कि भील, गरासिया, मीणा, डामोर, कथोड़ी, ये जो जनजातियां हैं वो भी क्या करती है, इस अरावली के अंदर अपना मतलब शरण लेती है। यहीं पर क्या करती है, ये निवास करती है और इसी के अंदर इस अपना रोजगार ढूंढती है। तो भील, गरासिया, मीणा, डामोर, ये जितने भी जनजातियाँ हैं वो कहाँ हैं, अरावली के अंदर निवास करती है और यहीं पे क्या करती है, कृषि वगैरह ऐसे कार्य करते हैं।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरावली पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो जैसे कि अपन देखते हैं जयपुर, अजमेर, ये सब पर्यटन स्थल है। उदयपुर, माउंट आबू, ये सब जितने भी हिल स्टेशन हैं वो सब इसके अरावली के अंतर्गत आते हैं। तो इससे राजस्थान में पर्यटन का बढ़ावा भी होता है। अरावली को प्राचीनतम सभ्यता जैसे कि आहड़, गिलूंड, बैराट, आहड़ अपने कहाँ हैं? तो ये भी अपने उदयपुर के अंदर आते हैं, और गिलूंड है वो अपने राजसमंद में है, बैराट जो है अपने जयपुर के अंदर है। ये जो प्राचीन सभ्यता है वो भी किसके अंतर्गत आती थी? अरावली के अंतर्गत आती थी। और जो नवीन नगरीय जो सभ्यता है जैसे कि बड़े बड़े अपन यदि राजस्थान के जो अच्छे नगर है यदि वो देखें वो भी किसके अंतर्गत आता है? तो अपन देखते हैं जयपुर, अजमेर खुद जो अरावली के मध्य में ही स्थित है। उदयपुर, जयपुरा जो उदयपुर है वो अरावली के ऊपर ही स्थित है। इन सब की शरण स्थली क्या हैं, या इसके जननी भी क्या क्या बोल सकते हैं अपन? अरावली को कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया हुआ होगा, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।